इस विशाल ब्रह्मांड में हमारा ग्रह पृथ्वी एक असाधारण स्थान है। यह जीवन से स्पंदित होता है, अनगिनत रूपों में, जिनमें से प्रत्येक जटिल और अद्भुत है। मैं संजय, आज मैं आपको एक ऐसी यात्रा पर ले जा रहा हूं जो हमारे अस्तित्व के लिए महत्वपूर्ण है, वन और वन्यजीव संरक्षण की दुनिया में। यह कहानी सिर्फ पेड़ों और जानवरों के बारे में नहीं है, यह हमारे बारे में है। यह उस नाजुक संतुलन के बारे में है जो हम सभी को जीवित रखता है। हमारे चारों ओर का प्राकृतिक संसार एक जटिल जाल है, जहां हर धागा, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों ना हो, एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस ग्रह पर हमारा समय सीमित है, लेकिन जो विरासत हम पीछे छोड़ते हैं वह अनंत काल तक गूंज सकती है। हमारे जंगल पृथ्वी के फेफड़े हैं, जो हमें सांस लेने के लिए हवा देते हैं। हमारे जानवर, बड़े और छोटे, पारिस्थितिकी तंत्र को स्वस्थ रखते हैं, जो हमारी कृषि और स्वच्छ जल को बनाए रखते हैं। इन अनमोल संसाधनों की रक्षा करना केवल एक विकल्प नहीं है, यह एक गहरा दायित्व है। यह भविष्य की पीढ़ियों के लिए एक वादा है कि उन्हें भी उसी आश्चर्य और सुंदरता का अनुभव करने का अवसर मिलेगा जो हमें मिला है। जैसे जैसे हमारी दुनिया बदल रही है, वैसे वैसे हमारी समझ भी बदलनी चाहिए। हमें यह पहचानना होगा कि हमारी अपनी भलाई इस ग्रह की भलाई से अटूट रूप से जुड़ी हुई है। यह संरक्षण की यात्रा चुनौतियों से भरी है, लेकिन यह आशा से भी भरी है। यह समझने की यात्रा है कि हम कैसे इस अद्भुत दुनिया का हिस्सा हैं और हम इसकी रक्षा के लिए क्या कर सकते हैं। आइए मिलकर इस महत्वपूर्ण कहानी की परतों को खोलें और जानें कि हम अपनी धरती के भविष्य को कैसे सुरक्षित कर सकते हैं। हमारे ग्रह के हरे भरे आवरण जंगल एक अभूतपूर्व दर से गायब हो रहे हैं। इस प्रक्रिया को हम वनों की कटाई या वनोन्मूलन कहते हैं। ये केवल पेड़ों को काटना नहीं है, ये पूरे पारिस्थितिकी तंत्र को मिटा रहा है, जो लाखों वर्षों में विकसित हुआ है। यह एक ऐसा घाव है जो हम पृथ्वी के शरीर पर खुद बना रहे हैं। हर मिनट फुटबॉल के मैदानों के बराबर जंगल साफ हो जाते हैं और उनके साथ अनगिनत जीवन रूप हमेशा के लिए खो जाते हैं। यह विनाश चुपचाप होता है, अक्सर हमारी नजरों से दूर, लेकिन इसके परिणाम पूरी दुनिया में महसूस किए जाते हैं। इसके कारण जटिल और आपस में जुड़े हुए हैं। बड़े पैमाने पर लकड़ी का व्यापार या लॉगिंग विशाल क्षेत्रों को बंजर बना देता है, केवल उन्हीं पेड़ों को छोड़ देता है जिनका कोई व्यावसायिक मूल्य नहीं है। कृषि के विस्तार के लिए, चाहे वह पशुओं के लिए चारागाह हो या फसलों के लिए खेत, प्राचीन जंगलों को जलाकर या काटकर साफ कर दिया जाता है। और जैसे जैसे हमारी मानव आबादी बढ़ती है, हमारे शहर और कस्बे फैलते जाते हैं। सड़कों, बांधों और बस्तियों के लिए जगह बनाने के लिए जंगलों को निगल जाते हैं। यह सब विकास के नाम पर होता है, लेकिन हमें यह पूछना होगा, किस कीमत पर? जब एक जंगल गिरता है तो यह चुपचाप नहीं गिरता। इसके परिणाम तरंगों की तरह फैलते हैं, जो ग्रह के हर पहलू को प्रभावित करते हैं। सबसे तात्कालिक और दुखद परिणाम जैव विविधता का नुकसान है। जंगल लाखों प्रजातियों के घर हैं, जिनमें से कई अभी तक विज्ञान के लिए भी अज्ञात हैं। जब उनके घर नष्ट हो जाते हैं तो इन जीवों के पास जाने के लिए कोई जगह नहीं होती। वे विलुप्त होने की ओर धकेल दिए जाते हैं, जिससे जीवन की वह समृद्ध टेपेस्ट्री हमेशा के लिए समाप्त हो जाती है जिसे प्रकृति ने बुना है। यह एक ऐसी लाइब्रेरी को जलाने जैसा है जिसकी किताबें हमने कभी पढ़ी ही नहीं। वनों की कटाई के प्रभाव स्थानीय सीमाओं से बहुत आगे तक फैले हुए हैं। जंगल जलवायु को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं, जो एक प्रमुख ग्रीन हाउस गैस है, और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। जब हम जंगलों को काटते हैं तो हम न केवल इस महत्वपूर्ण कार्बन सिंक को हटा रहे होते हैं, बल्कि पेड़ों को जलाने से संग्रहित कार्बन की भारी मात्रा भी वायुमंडल में छोड़ दी जाती है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन में तेजी आती है। इसके अलावा पेड़ों की जड़ें मिट्टी को एक साथ रखती हैं। उनके बिना भारी बारिश ऊपरी उपजाऊ मिट्टी को बहा ले जाती है, जिससे भूमि बंजर हो जाती है और नदियों में गाद भर जाती है, जिससे बाढ़ का खतरा बढ़ जाता है। इस विनाश के सामने आशा अभी भी मौजूद है। वनों और वन्यजीवों का संरक्षण केवल एक आदर्शवादी सपना नहीं है, बल्कि एक व्यावहारिक आवश्यकता है। यह समझने के बारे में है कि एक स्वस्थ ग्रह एक स्वस्थ मानवता का समर्थन करता है। संरक्षण के तरीकों में वनीकरण और पुनर्वनीकरण शामिल है, जहां हम नए पेड़ लगाते हैं और नष्ट हुए जंगलों को बहाल करने का प्रयास करते हैं।
यह स्थायी वन प्रबंधन को लागू करने के बारे में भी है। यह सुनिश्चित करना कि हम लकड़ी और अन्य वन उत्पादों की कटाई इस तरह से करें कि जंगल खुद को पुनर्जीवित कर सके। जंगलों की रक्षा करना उनके निवासियों यानी वन्य जीवों की रक्षा करने से अविभाज्य है। जानवरों को जीवित रहने के लिए अपने आवास की आवश्यकता होती है। संरक्षण का अर्थ है अवैध शिकार और वन्य जीवों के अवैध व्यापार के खिलाफ कड़े कानून बनाना और उन्हें लागू करना। इसका मतलब है कि वन्य जीव गलियारे बनाना ताकि जानवर भोजन और साथी की तलाश में सुरक्षित रूप से घूम सकें। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें स्थानीय समुदायों को शामिल करना, उन्हें यह महसूस कराना कि उनके प्राकृतिक संसाधन उनकी विरासत हैं और उनकी रक्षा करना उनके अपने हित में है। संरक्षण केवल बाड़ लगाने के बारे में नहीं है, यह सह अस्तित्व के पुल बनाने के बारे में है। संरक्षण के शस्त्रागार में एक शक्तिशाली उपकरण बायोस्फीयर रिजर्व की अवधारणा है। यह सिर्फ संरक्षित क्षेत्र नहीं है, यह सतत विकास के लिए सीखने के स्थान है। यूनेस्को द्वारा नामित ये रिजर्व प्रकृति के संरक्षण को मानव विकास के साथ संतुलित करने का प्रयास करते हैं। कल्पना कीजिए, एक ऐसा क्षेत्र जहां प्रकृति अपनी पूरी महिमा में फलती फूलती है और उसके चारों ओर लोग ऐसे तरीकों से रहते और काम करते हैं जो उस प्रकृति का सम्मान करते हैं और उसे बनाए रखते हैं। यह बायोस्फीयर रिजर्व का सार है। एक बायोस्फीयर रिजर्व को आमतौर पर 3 क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। सबसे भीतरी कोर एरिया होता है, जो एक सख्ती से संरक्षित पारिस्थितिकी तंत्र है जहां मानव हस्तक्षेप न्यूनतम होता है। यह जैव विविधता के लिए एक अभयारण्य है। इसके चारों ओर बफर जोन होता है जहां वैज्ञानिक अनुसंधान, निगरानी, प्रशिक्षण और शिक्षा जैसी गतिविधियां होती हैं। और सबसे बाहरी ट्रांजिशन एरिया है जहां समुदाय स्थायी आर्थिक और मानवीय गतिविधियों का अभ्यास करते हैं। यह एक ऐसा मॉडल है जो स्वीकार करता है कि मनुष्य प्रकृति का हिस्सा है और हमारा भविष्य एक साथ मिलकर काम करने पर निर्भर करता है। जब हम प्राकृतिक दुनिया की बात करते हैं तो हम अक्सर 2 शब्दों का उपयोग करते हैं, फ्लोरा और फौना। ये सरल शब्द जीवन की अविश्वसनीय विविधता को समाहित करते हैं जो हमारे ग्रह को अद्वितीय बनाती है। फ्लोरा एक विशेष क्षेत्र या समय में पाए जाने वाले सभी पौधों के जीवन को संदर्भित करता है। इसमें ऊंचे पेड़ों से लेकर सबसे छोटे काई तक सब कुछ शामिल है। पौधे पारिस्थितिकी तंत्र की नींव है। वे सूर्य के प्रकाश को ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं जो लगभग सभी अन्य जीवन रूपों को बनाए रखता है। वे आश्रय प्रदान करते हैं, मिट्टी बनाते हैं और हवा को शुद्ध करते हैं। दूसरी ओर फौना एक विशेष क्षेत्र के सभी जानवरों के जीवन का प्रतिनिधित्व करता है। इसमें सबसे बड़े स्तनधारियों से लेकर सबसे छोटे कीड़े तक शामिल हैं। प्रत्येक जानवर, चाहे वह शिकारी हो या शिकार, परागणकर्ता हो या अपघटक, पारिस्थितिकी तंत्र के संतुलन में एक अनूठी और अपरिहार्य भूमिका निभाता है। फ्लोरा और फौना अलग अलग संस्थाएं नहीं हैं, वे एक जटिल नृत्य में एक साथ बंधे हुए हैं। पौधे जानवरों को भोजन और आश्रय प्रदान करते हैं और जानवर पौधों को परागण करने और उनके बीज फैलाने में मदद करते हैं। यह एक सहजीवी संबंध है, एक नाजुक ताना बाना, और यदि एक धागा टूट जाता है तो पूरा कपड़ा कमजोर हो जाता है। दुनिया के कुछ कोनों में जीवन ने एक अनूठा और विशेष मार्ग अपनाया है। यहां हमें स्थानिक प्रजातियां मिलती हैं, पौधे और जानवर जो दुनिया में कहीं और नहीं, केवल एक विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाते हैं। ये अलगाव के उत्पाद हैं जो लाखों वर्षों में द्वीपों, पहाड़ों या अलग थलग घाटियों में विकसित हुए हैं। वे अपने घर के लिए पूरी तरह से अनुकूलित हैं, प्रकृति की रचनात्मकता के जीवित प्रमाण। भारत अपनी विविध स्थलाकृति के साथ ऐसी कई अनूठी प्रजातियों का घर है, जैसे पश्चिमी घाट के लायन टेल्ड मकाक या नीलगिरी तहर। इन स्थानिक प्रजातियों का संरक्षण अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि वे अविश्वसनीय रूप से कमजोर हैं। चूंकि उनकी सीमा बहुत सीमित है, इसलिए उनके आवास का कोई भी विनाश या परिवर्तन पूरी प्रजाति को विलुप्त होने के कगार पर धकेल सकता है। एक बार जब वे अपने एकमात्र घर से चले जाते हैं तो वे हमेशा के लिए चले जाते हैं। वे पृथ्वी की जैविक विरासत का एक अपूरणीय हिस्सा है। उनकी रक्षा करना न केवल एक प्रजाति को बचाने के बारे में है, बल्कि यह उन अद्वितीय विकासवादी कहानियों को संरक्षित करने के बारे में भी है जो उन्होंने लिखी है।
वे हमें याद दिलाते हैं कि पृथ्वी पर हर जगह एक जैसी नहीं है और इसकी विविधता ही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। बढ़ते खतरों के बीच हमें वन्यजीवों के लिए सुरक्षित आश्रय बनाने की आवश्यकता है। वन्यजीव अभयारण्य ठीक यही प्रदान करते हैं। ये ऐसे क्षेत्र हैं जहां जानवरों और उनके आवासों को किसी भी प्रकार की गड़बड़ी से बचाया जाता है। इन अभयारण्यों का मुख्य उद्देश्य वन्यजीवों को एक ऐसा वातावरण प्रदान करना है जहां वे बिना किसी डर के स्वतंत्र रूप से रह सकें, प्रजनन कर सकें और फल फूल सकें। यहां शिकार, अवैध शिकार और जानवरों को पकड़ना या मारना जैसी गतिविधियां सख्त वर्जित हैं। वन्यजीव अभयारण्य केवल जानवरों की रक्षा नहीं करते हैं, वे पूरे पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा करते हैं जिस पर वे निर्भर हैं। इन सीमाओं के भीतर पेड़ों को काटना या वन उत्पादों को इकट्ठा करना जैसी गतिविधियां भी प्रतिबंधित या कड़ाई से विनियमित होती हैं। यह सुनिश्चित करता है कि जानवरों के पास पर्याप्त भोजन, पानी और आश्रय हो। ये अभयारण्य महत्वपूर्ण अनुसंधान और निगरानी के लिए स्थल के रूप में भी काम करते हैं, जिससे हमें जानवरों के व्यवहार और उनकी जरूरतों को बेहतर ढंग से समझने में मदद मिलती है। वे प्रकृति के लिए निर्धारित शांत कोने हैं जो हमें याद दिलाते हैं कि सह अस्तित्व संभव है। यदि वन्यजीव अभयारण्य जानवरों की सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो राष्ट्रीय उद्यान एक कदम आगे जाते हैं। एक राष्ट्रीय उद्यान एक ऐसा क्षेत्र है जिसे सरकार द्वारा प्राकृतिक पर्यावरण के संरक्षण के लिए अलग रखा गया है। यहाँ जोर केवल वन्यजीवों पर नहीं बल्कि पूरे पारिस्थितिकी तंत्र पर होता है, जिसमें परिदृश्य, वनस्पतियां, जीव जंतु और उस क्षेत्र के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व भी शामिल हैं। यह प्रकृति का एक स्मारक है जिसे उसकी मूल अछूती स्थिति में संरक्षित किया गया है। राष्ट्रीय उद्यानों में संरक्षण के नियम वन्यजीव अभयारण्यों की तुलना में और भी अधिक सख्त होते हैं। चराई, वानिकी या किसी भी प्रकार के आवास में हेरफेर जैसी मानवीय गतिविधियों की आमतौर पर अनुमति नहीं होती है। उनका उद्देश्य एक ऐसा क्षेत्र बनाना है जो मानव प्रभाव से यथासंभव मुक्त हो, ताकि प्राकृतिक प्रक्रियाएं बिना किसी बाधा के जारी रह सकें। ये पार्क न केवल जैव विविधता के महत्वपूर्ण भंडार हैं, बल्कि वे लोगों को प्रकृति की भव्यता का अनुभव करने और उसकी सराहना करने के अवसर भी प्रदान करते हैं, जिससे संरक्षण के लिए समर्थन की एक नई पीढ़ी को प्रेरणा मिलती है। हम जो नहीं माप सकते उसकी रक्षा कैसे कर सकते हैं? यहीं पर रेड डेटा बुक एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह कोई साधारण किताब नहीं है, यह पृथ्वी पर उन प्रजातियों की स्थिति का एक महत्वपूर्ण रिकॉर्ड है जो विलुप्त होने के खतरे का सामना कर रही है। अंतरराष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ, जिसे हम आमतौर पर IUCN कहते हैं, उसके द्वारा संकलित यह पुस्तक पौधों, जानवरों और अन्य जीवों की वैश्विक संरक्षण स्थिति की सबसे व्यापक सूची है। यह एक वैज्ञानिक मूल्यांकन है जो हमें बताता है कि कौन सी प्रजातियां सुरक्षित हैं, कौन सी कमजोर हैं और कौन सी विलुप्ति के कगार पर हैं। रेड डेटा बुक एक अलार्म की तरह काम करती है जो संरक्षण प्रयासों के लिए प्राथमिकताएं निर्धारित करने में मदद करती है। यह प्रजातियों को विभिन्न श्रेणियों में वर्गीकृत करती है, जैसे संकटग्रस्त, अति संकटग्रस्त और विलुप्त, उनके जोखिम के स्तर के आधार पर। यह डेटा सरकारों, वैज्ञानिकों और संरक्षणवादियों के लिए अमूल्य है, जो उन्हें यह तय करने में मदद करता है कि अपने सीमित संसाधनों को कहां केंद्रित करना है। यह एक गंभीर अनुस्मारक है कि हमारी निष्क्रियता के परिणाम वास्तविक और स्थायी हैं, जो उन प्रजातियों के नामों में लिखे गए हैं जिन्हें हम खोने का जोखिम उठा रहे हैं। प्रकृति की सबसे बड़ी घटनाओं में से एक प्रवासन है। यह जानवरों की एक प्रजाति द्वारा एक निश्चित समय पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर और फिर वापस अपनी मूल जगह पर की जाने वाली नियमित मौसमी यात्रा है। यह कोई आकस्मिक भटकना नहीं है, यह अस्तित्व की एक गहरी वृत्ति द्वारा संचालित एक उद्देश्यपूर्ण यात्रा है। जानवर बेहतर मौसम, अधिक भोजन या सुरक्षित प्रजनन स्थलों की तलाश में अविश्वसनीय दूरी तय करते हैं। साइबेरियाई क्रेन की भारत की सर्दियों की उड़ान से लेकर अफ्रीकी मैदानों पर वाइल्ड बीस्ट के विशाल झुंडों तक, ये यात्राएं पृथ्वी के स्वास्थ्य और लय का एक प्रमाण है। प्रवासन जानवरों के जीवन चक्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।
यह उन्हें कठोर परिस्थितियों से बचने और अपने बच्चों को पालने के लिए सर्वोत्तम संभव अवसरों का लाभ उठाने की अनुमति देता है। हालांकि यह यात्रा खतरों से भरी होती है। जलवायु परिवर्तन मौसम के पैटर्न को बदल रहा है, जिससे उनकी यात्रा का समय गड़बड़ा रहा है। आवासों का विनाश उनके महत्वपूर्ण आराम स्थलों को नष्ट कर रहा है। प्रदूषण और मानव निर्मित बाधाएं जैसे बांध और इमारतें उनके रास्ते में अतिरिक्त बाधाएं खड़ी करती हैं। इन प्रवासी मार्गों की रक्षा करना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि उनके अंतिम गंतव्यों की रक्षा करना, क्योंकि एक यात्रा का अंत एक प्रजाति का अंत हो सकता है। जंगलों को बचाने की लड़ाई केवल दूरदराज के इलाकों में ही नहीं लड़ी जाती, यह हमारे घरों, स्कूलों और कार्यालयों में भी लड़ी जाती है। हमारे द्वारा उपयोग किए जाने वाले सबसे आम उत्पादों में से एक कागज सीधे पेड़ों से आता है। हर साल अरबों पेड़ कागज और अन्य लुगदी उत्पादों को बनाने के लिए काट दिए जाते हैं। यह एक जबरदस्त मांग है जो सीधे तौर पर वनों की कटाई में योगदान करती है। लेकिन एक सरल कार्य है जो हम सभी इस दबाव को कम करने के लिए कर सकते हैं: कागज का पुनर्चक्रण या रिसाइकलिंग। रिसाइकलिंग का मतलब है इस्तेमाल किए गए कागज को इकट्ठा करना और उसे फिर से नए कागज उत्पादों में बदलना। यह प्रक्रिया न केवल पेड़ों को बचाती है, बल्कि नए कागज बनाने की तुलना में काफी कम ऊर्जा और पानी का उपयोग करती है। 1 टन कागज को रिसाइकलिंग करने से लगभग 17 पेड़, हजारों लीटर पानी और पर्याप्त ऊर्जा बच सकती है। यह एक छोटा सा कदम लग सकता है, लेकिन जब लाखों लोग इसे अपनाते हैं तो इसका प्रभाव बहुत बड़ा होता है। यह एक शक्तिशाली अनुस्मारक है कि हमारे दैनिक विकल्प, चाहे वे कितने भी छोटे क्यों न लगें, हमारे ग्रह के स्वास्थ्य पर सीधा और सकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। हमारी यात्रा हमें पृथ्वी के सबसे हरे भरे कोनों से लेकर हमारे अपने घरों के केंद्र तक ले आई है। हमने देखा है कि कैसे जीवन का हर धागा एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, एक नाजुक संतुलन में जो अब खतरे में है। वनों की कटाई के गंभीर परिणामों से लेकर स्थानिक प्रजातियों की अनूठी सुंदरता तक यह स्पष्ट है कि वन और वन्यजीव संरक्षण केवल एक पर्यावरणीय मुद्दा नहीं है, ये एक मानवीय मुद्दा है, एक नैतिक मुद्दा है और हमारे अस्तित्व का प्रश्न है। ये जंगल, ये जानवर, यह जैव विविधता केवल प्राकृतिक संसाधन नहीं है, वे हमारी विरासत हैं, एक खजाना जो हमें सौंपा गया है। इस विरासत की रक्षा करना एक भारी काम लग सकता है, लेकिन यह असंभव नहीं है। संरक्षण केवल सरकारों और बड़े संगठनों का काम नहीं है, यह हम में से प्रत्येक के कंधों पर टिका है। यह हमारे दैनिक विकल्पों में शुरू होता है: कागज का पुनर्चक्रण करना, पानी और बिजली की बचत करना, स्थायी उत्पादों का चयन करना और अपने आसपास की प्राकृतिक दुनिया के बारे में खुद को और दूसरों को शिक्षित करना। ये छोटे छोटे कार्य जब लाखों लोगों द्वारा किए जाते हैं तो परिवर्तन की एक शक्तिशाली लहर पैदा करते हैं। हर एक पेड़ जो हम बचाते हैं, हर एक जानवर जिसे हम सुरक्षित रखते हैं, वह भविष्य के लिए आशा का एक कार्य है। तो आइए हम एक वादा करें, अपने लिए, एक दूसरे के लिए और उन पीढ़ियों के लिए जो अभी तक नहीं आई है। आइए हम इस अद्भुत ग्रह के बेहतर प्रबंधक बनने का वादा करें। आइए हम प्रकृति के साथ सद्भाव से रहना सीखें, न कि उसके खिलाफ। धरती का भविष्य हमारे हाथों में है। यह एक बड़ी जिम्मेदारी है, लेकिन यह एक अविश्वसनीय अवसर भी है। एक साथ मिलकर हम यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि आने वाले युगों के लिए भी हमारी पृथ्वी जीवन से स्पंदित होती रहे।